हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम NTSC स्टेज 1 सैट की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए केमिस्ट्री सेक्शन का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्रीवियस सेशंस में हमने केमिस्ट्री सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन वो करा है फिनिश। तो अब बारी आती है एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने की। तो नया चैप्टर कौन सा है? यही वाला, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेसिकली आज के इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस न्यू चैप्टर के अंडर कवर करने हैं, डिस्कस करने हैं। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम केमिस्ट्री सेक्शन का एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस पूरे चैप्टर की शुरुआत होगी इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ, और फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? प्योर सब्सटेंसेस। अब देखो हुआ क्या, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, यानी कि मैटर का जो पूरा कंसेप्ट है वो हमने क्लियर कर लिया है। तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया, ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हमारे आसपास मैटर ही मैटर है। तो साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात आई कि यार इतना सारा मैटर है, तो क्यों ना मैटर की स्टडी को आसान बनाने के लिए, इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए मैटर को हम कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दें, यानी कि मैटर को हम क्या करें? क्लासिफाई कर दें, यानी कि मैटर का हम क्लासिफिकेशन कर दें। अब मुद्दा ये था कि आखिर मैटर को क्लासिफाई करे तो करे कैसे? तो साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, प्योरिटी के हिसाब से मैटर को हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज? पहली है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरी कैटेगरी है इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब देखो ऐसा है, एक आम आदमी के लिए प्योरिटी का मतलब क्या है? कि मिलावट ना होना, एडल्टरेशन ना होना। अगर दूध में पानी की मिलावट नहीं है तो दूध क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं साइंटिस्ट की, तो उनके हिसाब से प्योरिटी का जो मतलब है ना वो थोड़ा सा अलग है। साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि एक सब्सटेंस तभी प्योर कहलाएगा जब वो बना होगा केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स का। तो एक सब्सटेंस जो कि बना होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स से, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एक प्योर सब्सटेंस। और वो वाला सब्सटेंस जो कि एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स से बना होता है उसे हम बोलेंगे क्या? एक इम्प्योर सब्सटेंस। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि इतना सारा मैटर था हमारे आसपास, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, प्योरिटी के हिसाब से कि एक सब्सटेंस कैसे बना हुआ है, किसका बना हुआ है, कितने टाइप के पार्टिकल्स से बना हुआ है, उसके हिसाब से साइंटिस्ट ने क्या करा, मैटर को डिवाइड कर दिया या कैटेगराइज कर दिया 2 कैटेगरीज में, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर ही, कि देखो मैंने तो वैसे आपको बता ही दिया है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो कि बने होते हैं केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स से, ठीक है। फिर इसके बाद में प्योर सब्सटेंसेस को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स, अब हमारे आसपास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और हम सब लोग पता है क्या करते हैं, एलिमेंट्स को यूज़ भी करते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि एलिमेंट्स को यूज़ ना करता हो। जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स ही होते हैं। कुछ एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में होते हैं, कुछ गैसियस स्टेट में होते हैं। हमारे थर्मामीटर, जिससे कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन देखते हैं कि बुखार है या नहीं है, तो उस थर्मामीटर के अंदर भी क्या भरा होता है? एक एलिमेंट जिसका नाम है क्या? मरकरी। वो थर्मामीटर के अंदर जो सिल्वर कलर का जो फ्लूइड होता है ना, उस फ्लूइड को ही हम क्या कहते हैं? बेसिकली वो फ्लूइड है क्या? एक एलिमेंट ही है, मरकरी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है।
तो वो पारा ही हमको बताता है कि बुखार है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के हर जगह क्या है, एलिमेंट्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स, हम सब क्या करते हैं, एलिमेंट्स को यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, तो अब इतने सारे एलिमेंट्स तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अरे यार एलिमेंट्स की स्टडी को ईजी बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन, तो आप बोल सकते हो कि एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ने के बाद में हम बात करेंगे किसकी, एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन तीनों ही कैटेगरीज की आप बोल सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद में हम कहाँ आएंगे, हम आएंगे कंपाउंड्स टॉपिक के ऊपर, कि भाई प्योर सब्सटेंसेस को ही क्लासिफाई किया गया है इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं। अब बहुत सारे कंपाउंड होते हैं हमारे आसपास, पानी है, नमक है, एसिड है। आप बोलोगे मैम एसिड क्या प्योर होता है क्या, उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्या? मैंने आपको बताया ना कि एक आम आदमी के लिए प्योरिटी का मतलब होता है मिलावट ना होना, एडल्टरेशन ना होना। और शायद आम आदमी क्या बोले कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर और इम्प्योर की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी अलग अलग होती है। तो साइंटिस्ट के लिए ना एसिड भी क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस ही होगा। ठीक है, तो हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, नमक है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, ये सब क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। और ये सभी के सभी कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, चलो, तो इतना पढ़ने के बाद में हम कहाँ आएंगे, फिर फाइनली अल्टीमेटली इम्प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में एंटर करेंगे। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को पता है हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं। और ये खिचड़ी को भी हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर। नाम से समझ में आ रहा है, होमोजेनस का मतलब क्या होता है कि एक इवननेस होना, एक यूनिफॉर्मिटी होना। तो होमोजेनस मिक्सचर में आप बोल सकते हो कि उस मिक्सचर को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनके बीच में आपको एक इवननेस दिखाई देती है, एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है। वहीं अगर हम बात करेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर की, तो इस टाइप के मिक्सचर को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो बस आप बोल सकते हो कि ऐसी फॉर्मेलिटी में मिक्स्ड होते हैं कि बस मिक्स होना है, मिक्सचर बनाना है तो मिक्स हो जाते हैं, यानी कि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है। डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, जब हम अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, तब हम समझेंगे कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। चलिए, फिर इसके बाद में इतना पढ़ने के बाद में हम कहाँ आएंगे, सोल्यूशन टॉपिक के ऊपर। अब सोल्यूशन आप बोल सकते हो कि सोल्यूशन क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हम पढ़ेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम करेंगे चर्चा। फिर हम बात करेंगे सस्पेंशन और कोलॉइड्स की। ठीक है, मैं आपको बात बताऊं, जो होमोजेनस मिक्सचर है ना, उसी की कैटेगरी में आते हैं कौन, हमारे सोल्यूशंस। सस्पेंशन और कोलॉइड्स पता है कहाँ आते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि इनका नहीं, कहाँ गया ये, हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। और होमोजेनस मिक्सचर में आप बोल सकते हो कि कौन आ जाते हैं, हमारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, ये सब कहाँ आते हैं, होमोजेनस मिक्सचर में आते हैं। लेकिन हाँ, एक मिक्सचर को सॉल्यूशन कहलाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है, तभी वो मिक्सचर क्या कहलाता है, एक सॉल्यूशन। क्या होंगी वो कंडीशंस, अभी नहीं बताऊंगी, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अपना तब बताऊंगी। ठीक है, फिर इतना पढ़ने के बाद हमारे चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, जिसे हम बोलते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। भाई मिक्सचर को बनाने के लिए कंपोनेंट्स लगे हैं ना, तो अब उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कैसे करें, तो उसकी अलग अलग टेक्निक होती है। फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन, कि आपके पास आपने क्या करा, पानी में नमक घोल दिया था। ठीक है, अब देखने में तो हमको ऐसा लगेगा कि अरे यार नमक तो घुल गया पानी में, अब शायद नमक और पानी को हम कभी भी सेपरेट ना कर पाए। लेकिन नहीं, केमिस्ट्री में इसका भी इलाज है। अगर आपने पानी में शक्कर घोल दी है या पानी में नमक घोल दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से नमक और पानी को अलग अलग कर सकते हो, शक्कर और पानी को अलग अलग कर सकते हो। कैसे, तो इवेपोरेशन प्रोसेस से। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की, जो कि कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है। हमारा जो ब्लड है वो भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर ही है।
कई बार आपने सुना होगा कि किसी को जो है ना, किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, है ना, डेंगू वगैरह में हो जाती हैं, तो उसको क्या चढ़ रही हैं, प्लेटलेट्स चढ़ रही हैं, किसी को प्लाज्मा चढ़ रहा है। तो ये प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, WBCs, RBCs ये कहाँ से मिलती हैं, हमारे ब्लड से ही मिलती हैं। यानी कि ब्लड में अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, है ना, प्लाज्मा वगैरह सब होता है ब्लड में। पर मुद्दे की बात यह है कि आखिर भाई जब हमारी बॉडी से कभी कभी कुछ कट लग जाता है, कुछ गहरी चोट लग जाती है तो खून निकलता है। तो जब ब्लीडिंग होती है, जब खून निकलता है, तो क्या उस खून में आपको RBC, WBC, प्लेटलेट्स सब ऐसे अलग अलग दिखाई देती हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना ब्लड के, वो क्या है, अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। तो जब अगर हमें किसी एक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, फॉर सपोज अगर हमें किसी को प्लेटलेट्स चढ़ानी है, देनी है, तो किसी के ब्लड में से, डोनर ब्लड में से हमको प्लेटलेट्स सेपरेट आउट करनी पड़ेगी और तब जाकर के वो प्लेटलेट्स हम क्या करेंगे, किसी नीडी पर्सन को देंगे, उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पड़ता है। कैसे? तो हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इमेज से अगर आपको, मतलब GIF से अगर आपको हिंट लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में ही। फिर इसके बाद में सेपरेशन यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। आपने क्या करा है, पानी और तेल को मिला दिया है। हम सबको पता है कि पानी और तेल आपस में कभी भी जो है ना, इनकी फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती है, लेकिन मिला तो दिया है। अब सवाल यह है कि पानी और तेल को सेपरेट कैसे करें, तो सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके करेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है वो हम सीखेंगे, मतलब पता तो है, लेकिन कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फिर आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम बोलते हैं कि हमारे पास एक इंक आई है, तो हम सबको पता है कि इंक में क्या करते हैं, पानी में डाई का जो कलर होता है, जो डाई होता है, वो हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, और उससे क्या बन जाती है, इंक, लिक्विड इंक बन जाती है। अब मुद्दा ये है कि इस इंक का जो पिगमेंट है उसको हम सेपरेट कैसे करें, है ना, तो हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी को। पत्तियों का जो जूस होता है, सपोज हमारे पास क्या है, स्पिनिच जूस है, ठीक है, उस स्पिनिच जूस में बेसिकली वो जूस है क्या, वो पत्तियों का ही, तो लीव्स का ही तो जूस है। लीव्स में हम बोलते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उसके अलावा कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं। तो कैसे इन कलरफुल पिगमेंट्स को हम जूस में से सेपरेट करें, बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। फिर इसके अलावा डिस्टिलेशन क्या होता है ना, आपके पास दो मिसिबल लिक्विड्स आए, यानी कि तो ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, पानी और अल्कोहल इतने बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि अल्कोहल कहाँ है, पानी कहाँ है। अब मुद्दा यह है कि इनको हम आपस में सेपरेट कैसे करें, तो डिस्टिलेशन से। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके बाद में आता है क्रिस्टलाइजेशन। हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स का जो है ना क्रिस्टल बनाते हैं और क्रिस्टल बना करके सेपरेट कर देते हैं कंपोनेंट्स को। फिर इसके बाद में हम सीखेंगे कि कैसे ड्रिंकिंग वाटर को हम प्योरीफाई करें। तो इतना सब कुछ पढ़ना है कहाँ, हमको हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंडर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हमें कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जो अपना तरीका है पढ़ने का वो तो सेम रहेगा, टॉपिक्स हम पढ़ते जाएंगे, बीच बीच में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे, और जब हमारा पूरा टॉपिक, मतलब जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से किस तरह के सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम प्रॉपरली इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक के साथ, प्योर सब्सटेंसेस के साथ। तब तक आप क्या करोगे, गूगल पे जाओ, वहाँ पे टाइप करो magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। अब यहाँ पे आप जैसे ही इस पेज को और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे NTSC का भी आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, है ना। तो जैसे ही आप NTSC पे क्लिक करोगे, NTSC के सभी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या करोगे, क्लिक करना केमिस्ट्री पर, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा NTSC केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। अब हमने अभी तक क्या कर लिया है, देखो फर्स्ट चैप्टर तो हम कर ही चुके हैं ना, सेकंड चैप्टर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से मतलब हमने स्टार्ट कर ही दिया है। तो अगर आपको केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ना शुरू करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे फर्स्ट लेक्चर के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर कौन सा है, सिलेबस ओवरव्यू का, यानी कि पूरे साइंस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपका सिलेबस क्या है वो आपको पता होना चाहिए ना NTSC स्टेज 1 एग्जाम के लिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा सिलेबस ओवरव्यू वाला
सेशन, ठीक है ना, लेक्चर। इसको पूरा देखने के बाद में आपको लगा कि यार आज से ही क्या करना है, तैयारी में लग जाना है, जुटे जाना है, तैयारी शुरू करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो है ना इसके ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है वो शुरू हो जाएगा। उसको देखने के बाद में फिर से नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन दबाना, तो आपके पास सेकेंड वीडियो आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फ़ायदा क्या होता है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाते हैं। तो यूट्यूब पे आपकी जो समस्या होती है कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस है लेक्चर्स का वो इतना ऊपर नीचे कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा देखना है, कन्फ्यूजन हो रही है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो कोई भी कन्फ्यूजन एज सच यहाँ पे आपको नहीं होती, क्योंकि आपको यहाँ पे सभी चैप्टर्स कि सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं। प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। इसके अलावा आपने क्या करना है, इस टाइम टेबल को भी दिमाग में बिठा लेना है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपकी क्लासेस लगती हैं। सुबह 10 बजे से साइंस सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, 1 से मैथ्स, 4 बजे से मैथ और 7 बजे से सोशल साइंस। तो एनटीएससी की क्लासेस का जो टाइम टेबल है ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए, कौन सी वाली, magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।